Friends, welcome to EduTap. So today we are starting with the 14th lecture of CAIIB on the go series for the subject BRBL. And our agenda will be to complete Payments and Settlements Act 2007. देखिए, मॉड्यूल बी का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट लेक्चर है आज का। तो एकदम ध्यान से बातों को सुनते चले जाना, काफी मजा आएगा और आज का लेक्चर बहुत ही लाइट भी है। तो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमने बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए कुछ फ्री मटेरियल्स तैयार किए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से एक ऐसा पेज खुल जाएगा। नाउ दीज ई बुक्स कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड डिटेल सिलेबस। करना क्या है, यू जस्ट नीड टू फिल योर क्रीडेंशियल्स, टिक इन दिस चेक बॉक्स। तो ये बुक डाउनलोड हो जाएगा और एकदम मौज मस्ती से पढ़िए। फर्दर वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च सम कोर्सेज ऑल्सो, सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। सर बातें बहुत हो गई, अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो आपका हुक्म सर आंखों पे, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं मानूंगा। सो द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। पहला सवाल ये आता है, यार ये एक्ट को लाया ही क्यों गया? क्योंकि हमारे देश का जो पेमेंट सिस्टम है ना, उसे रेगुलेट और सुपरवाइज करने की आवश्यकता थी। अब ये रेगुलेशन और सुपरविजन करता कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली इसे रेगुलेट और सुपरवाइज करता है कि उसने भी एक कमिटी का गठन किया है? सो आरबीआई इज ऑथोराइज्ड टू कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ इट्स सेंट्रल बोर्ड नोन एज बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। कहने का मतलब यह हुआ कि आरबीआई इस बीपीएसएस के थ्रू हमारे देश के पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट और सुपरवाइज करेगा। फिर ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स में आइए। क्या मतलब है इसका? जैसे एज्यूम करो कि मेरा नाम है सतीश और दूसरा बंदा है रवि। अब सतीश को रवि पैसा देना चाहता है, एक बार 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख और फिर 4 लाख। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 lakhs हो गए। और रवि को भी सतीश को पैसे देने हैं 2 लाख और 2 लाख। तो दिमाग लगाइए कि यार ऐसा अगर किया जाए कि देख सतीश को 10 लाख देने हैं, रवि को 4 लाख देने हैं, तो 10 - 4 6 लाख सतीश तुम डायरेक्टली रवि को पेमेंट कर दे। इसे कहा जाता है ऑफ सेटिंग करना या फिर नेटिंग करना। बट हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स। यहां पे क्या होगा कि सतीश तुम्हें 1 लाख 2 लाख 3 लाख और 4 लाख देना है ना, तुम दो। हर एक ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट किया जाएगा और रवि को भी ये जो 2 लाख और 2 लाख देने हैं इसका भी इस ट्रांजैक्शन को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा इंडिविजुअली। ओके, सो ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स का बेस्ट एग्जांपल है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इट इज अ पेमेंट सिस्टम वेयर ईच सेटलमेंट ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज ऑकर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस। कोई नेटिंग या ऑफसेटिंग नहीं होने वाला। तो हमने ये समझा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लाया किस लिए गया, किसके पास ऑथोराइजेशन है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय जीएसएस, ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स। फिर लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर। हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो हम लोग को एक रोल नंबर दिया जाता था। वो रोल नंबर हम लोग को आइडेंटिफिकेशन के लिए मिला था। सिमिलरली अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो ना, तो आपको भी एक यूनिक आइडेंटिफायर कोड दिया जाता है, जिसे आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आपका पहचान उसी के थ्रू होता है। ऐसे ही लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर का क्या मतलब हुआ कि हर एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कोड प्रदान करें। तो इट इज अ यूनिक कोड असाइन टू एन आइडेंटिटी टू एन एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस इन डेरिवेटिव और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कोई सी भी ऐसी एंटिटी जो डेरिवेटिव या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर हैं या एंटर हो रही हैं, तो उनको एक कोड प्रोवाइड किया जाए, उसे ही हम लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कहते हैं। फिर ट्रेड रिपोजिटरी, अ पर्सन एंगेज इन, कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो कलेक्टिंग, कोलेटिंग, स्टोरिंग, मेंटेनिंग, कलेक्टिंग, कोलेटिंग, स्टोरिंग, मेंटेनिंग, प्रोसेसिंग एंड और डिसिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डेटा इन रिलेशन टू डेरिवेटिव्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एज स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसे ही हम ट्रेड रिपोजिटरी कहते हैं। तो अब सवाल ये आ रहा है कि सर देखिए यहां पर भी डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, यहां पर भी डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? आप लोग को आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और अगर कुछ डाउट्स है तो वो अभी तुरंत क्लियर हो जाएंगे। डेरिवेटिव एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसका वैल्यू is dependent, is reliant, is derived from an underlying assets or group of assets। आप लोग अगर फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में सुने होंगे तो ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स ही है। ऑप्शंस में एक कॉल होता है, एक पुट होता है। तो ध्यान से नोटिस करना कि शेयर का प्राइस जब अप होगा तो कॉल और पुट के स्ट्राइक प्राइस कह लीजिए या फिर उसके ऑप्शन प्राइस कुछ भी कह लो, वहां पर चेंजेस आते हैं। ऐसे शेयर का प्राइस जब डाउन होता है वैसे ही कॉल और पुट का प्राइस में भी चेंजेस आएंगे। तो स्टॉक का प्राइस इंफ्लुएंस करता है डेरिवेटिव्स को। ऐसे ही अगर समझ लो आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया या बढ़ा दिया तो आपको लग रहा है शेयर प्राइस में भी चेंजेस आएंगे। यस, और शेयर प्राइस में चेंज आने से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉल और पुट भी चेंज होगा। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है या वीक होता है इसका इफेक्ट भी स्टॉक मार्केट में आता है। स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आने का मतलब ही है कि कॉल और प्राइस, कॉल और पुट में भी चेंजेस आने हैं। तो अ डेरिवेटिव एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसका वैल्यू इज रिलायंट, इज डिपेंडेंट, इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। तो स्टॉक्स, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, जैसे कि ऑयल का प्राइस में चेंज आने से भी देखा करो स्टॉक मार्केट में उसका इंफ्लुएंस आता ही आता है। और मार्केट इंडिसेस लाइक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह वगैरह। तो यहां हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स के रिगार्ड में जितनी बातें समझ ली थी ऑल आर ओवर। अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट ये बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डेजिग्नेटेड है एज द अथॉरिटी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग पेमेंट सिस्टम अंडर द पीएसएस एक्ट। पढ़ा कि नहीं हमने? हाँ। अब ये जो बोर्ड है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, इसके अंदर कोई ना कोई मेंबर भी तो होंगे। क्या इसका कॉम्पोजिशन जानने की आपकी इच्छा है? हाँ बोलिए सर। तो जो गवर्नर होगा ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो इसका चेयरपर्सन है। फिर डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का, वो इसका एक मेंबर होगा। फिर वन ऑफिसर ऑफ द आरबीआई इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एंड 3 पर्सन्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां हमने कॉम्पोजिशन देखा ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अच्छा, अब नो पर्सन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कोई सा भी ऐसा पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता कि वो कमेंस करे या ऑपरेट करे अ पेमेंट सिस्टम विदाउट ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई। आज देखिए जैसे गूगल पे है, गूगल पे के थ्रू हम लोग अपना पेमेंट्स वगैरह प्रोसेस करते हैं। किसी को देना होता है भैया हम लोग के भी अकाउंट में दे देते हैं, हम लोग को पेमेंट करना है तो हम लोग भी कर लेते हैं। ऐसी पेटीएम में भी कहानी ऐसा ही कुछ है। तो आपको क्या लगता है, क्या गूगल पे ने आरबीआई से परमिशन ली होगी? हाँ, लेना ही पड़ेगा। सिमिलरली पेटीएम को भी आरबीआई ही ऑथोराइज करता है। अब पढ़िए कि नो पर्सन, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो पेटीएम हो या एनी अदर मोबाइल वॉलेट, या फिर आप आरटीजीएस पकड़ लो, एनईएफटी पकड़ लो, आईएमपीएस कुछ भी हो, यूपीआई कुछ भी, नो पर्सन अदर देन द आरबीआई इज अलाउड टू कमेंस और ऑपरेट अ पेमेंट सिस्टम विदाउट ऑब्टेनिंग ऑथोराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से परमिशन लेना अनिवार्य है। हाँ, आपको ये परमिशन का हम एक्सेप्शन दे देंगे, मतलब आरबीआई से अगर परमिशन ना भी लो तो भी चलेगा, बट उसके एक्सेप्शंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। देखिए ये एक्ट आया कब? 2007 में। तो 2007 से पहले भी तो लोग एक दूसरे को पेमेंट वगैरह करते ही थे। तो बोला जा रहा है कि उन ऑपरेटर्स को 6 महीने की टाइम दी जाएगी कि 6 महीने तक तो आप अपने ऑपरेशन जैसे चला रहे हो चलाइए, बट विद इन दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको आरबीआई से ऑथोराइजेशन लेना है। और अगर आरबीआई आपको रेफ्यूज कर दे तो इमीडिएटली यू नीड टू सीज योर ऑपरेशंस, आप बंद कर दीजिए। अच्छा, आप टाटा ग्रुप को आप थोड़ा विजुअलाइज करो, जैसे एक टाटा पावर है, उसमें एक टाटा स्टील है। तो अगर कोई भी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है पेमेंट फ्रॉम देयर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरीज कंपनी और अदर कंपनीज अंडर द सेम कंपनी होल्डिंग स्ट्रक्चर, जैसे टाटा का ग्रुप के अंदर ही तो आता है ना टाटा पावर, टाटा स्टील,
तो ये लोग अगर पेमेंट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरबीआई से आपको परमिशन लेने का नो दरकार। फिर पर्सन एक्टिंग एज ड्यूली अपॉइंटेड एजेंट्स टू हुम द पेमेंट्स आर ड्यू, और आखिरी है कि आरबीआई के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एग्जाम कर सकते हैं कोई भी पर्सन को अगर उन्हें जरूरत लगे, कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब देश की मॉनेटरी पॉलिसी के हित के लिए अगर आरबीआई को लग रहा है कि नहीं यार इसको एग्जामेशन दे दो, तब वो एग्जामेशन दे सकती हैं। So if it deems necessary, considering factors such as monetary policy, efficient operation of payment systems और size of the payment system, ठीक है। अब सुनना, आईसीआईसीआई बैंक में मेरा अकाउंट है और मैंने एक चेक दिया जिससे पैसे एक्सिस बैंक के अकाउंट में जाएंगे, हो ही सकता है। तो क्या ये चेक को क्लियरिंग करवाने का दरकार है? यस। और ये चेक को क्लियरिंग करवाने के लिए क्लियरिंग हाउस का गठन किया गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं क्लियरिंग हाउस का काम कर सकूं, क्या मैं अलाउड हूं? कि हाँ मैं कर सकता हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी कंपनी का 51% इक्विटी मस्ट बी हेल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यही बताया गया है कि ऑथोराइजेशन फॉर क्लियरिंग हाउसेज, ये ऑथोराइजेशन देगा कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई हैज द अथॉरिटी टू ऑथोराइज कंपनीज और कॉर्पोरेशन। मेरी कंपनी मेरी कॉर्पोरेशन को कौन ऑथोराइज करेगा? आरबीआई। अच्छा, उस कंपनीज का 51% इक्विटी मस्ट बी हेल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, अब आरबीआई के ऐसे ऑथोराइजेशन दे देता है, मतलब ये क्लियरिंग हाउस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि आज समझ लीजिए जैसे जीपे है, जीपे बोल रहा है कि हम यूपीआई के थ्रू कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं और हम कोई कस्टमर अगर पेमेंट करना चाहते हो उसके थ्रू यहां पर पॉसिबल हो पाए। तो क्या आपको लग रहा है कि जीपे को आरबीआई से परमिशन लेनी होगी? यस। तो आरबीआई मस्ट इश्यू ऑथोराइजेशन फॉर ऑपरेटिंग अ पेमेंट सिस्टम अंडर द पीएसएस एक्ट। अब ये जो परमिशन या ऑथोराइजेशन आरबीआई देता है, तो इट इज गोइंग टू कंडक्ट अ थॉरो इंक्वायरी, एकदम पूरा अच्छी तरीके से इंक्वायरी होगा, और एक बार वो सेटिस्फाइड हो जाए कि ये सारी क्राइटेरिया मीट हो रही हैं, देन ओनली ही इज गोइंग टू अलाउ इट और इज गोइंग टू गिव द ऑथोराइजेशन और परमिशन। अच्छा, एक क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें आ रही हैं कि द नेसेसिटी ऑफ द प्रपोज पेमेंट सिस्टम और सर्विसेज, टेक्निकल स्टैंडर्ड देखो, डिजाइन देखो ऑफ द प्रपोज पेमेंट सिस्टम्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन, क्या प्रोसीजर है इनके फंड ट्रांसफर का, नेटिंग प्रोसीजर देखो फॉर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटस, उस कंपनी का मैनेजमेंट का क्या एक्सपीरियंस है, एप्लीकेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, मतलब क्रेडिट स्कोर वगैरह सब ठीक है ना, फिर इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, मतलब वो जो पर्टिकुलर कंपनी अप्लाई की है कि हमें ऑथोराइज करिए, तो क्या वो रात दिन सुबह शाम केवल और केवल कस्टमर्स के या कंज्यूमर्स के हित के बारे में ही सोचते हैं? फिर मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज देख लीजिए, एंड अदर एनी अदर रिलेवेंट फैक्टर्स डीम नेसेसरी बाय द आरबीआई। सर ये तो एक बहुत ही आसान लग रहा है, पूरा कोर्स ही आसान है, बस आपको ध्यान से सुनते चले जाना है। अब स्टोरी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। जीपे ने आरबीआई के पास एप्लीकेशन डाली कि हमें आप ऑथोराइज करो, बढ़िया बात है। तो दिस नोटिस जो आरबीआई के पास आई है, आरबीआई को ऐसा लगता है कि नहीं हम इसको अलाउ नहीं करने वाले, तो आरबीआई कान में जाके नहीं बोलेगा, आरबीआई को ये रिटर्न में लिखना पड़ेगा एप्लीकेंट को कि हम क्यों आपको रिफ्यूज कर रहे हैं, और एप्लीकेंट को भी अपनी बात रखने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब एज जीपे मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, तो मैं कितने दिन में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आरबीआई मुझे जवाब दे दे? दिमाग में आ रहा है ना? तो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दिया वहां से 6 महीने के अंदर आरबीआई का जवाब आ जाएगा, या तो यस या तो नो। अगर रेफ्यूजल हुआ तो ये एक रिटर्न नोटिस के थ्रू बताया जाएगा और मैं भी अपनी बात रख सकूं, इसका भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे मिलना ही मिलना है। अच्छा, अब एज्यूम करो कि आरबीआई ने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है आप ऑपरेट करो। अब कोई भी रीजन के कारण अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि मैं अपने ऑपरेशन को ठीक से कंडक्ट नहीं कर रहा, मैं कस्टमर के हित के बारे में नहीं सोच रहा, तो क्या आरबीआई के पास ये पावर है क्या कि वो मेरा लाइसेंस को रिवोक कर दे? यस। तो रिवोकेशन ऑफ ऑथोराइजेशन इज ऑल्सो विद इन द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब समझिए कि मैंने एप्लीकेशन दी, आरबीआई ने मुझे मना किया, ठीक है।
तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर क्या मेरे पास कोई अपील करने की राइट है? हाँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता हूं विद इन 30 डेज, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा ना वो फाइनल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक डिसीजन देगा? विद इन 3 मंथ्स, जिस दिन मैंने अपील फाइल की वहां से 3 महीने के अंदर। फिर चेंजेस इन पेमेंट सिस्टम्स, देखिए सेक्शन 11 मैंडेट करता है कि कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर मतलब पेमेंट्स कौन कौन पेमेंट के सिस्टम प्रोवाइडर्स कौन कौन है, जैसे बैंक्स है, एनबीएफसी है, पेटीएम है, जीपे है, भारत पे है, बहुत कुछ है। तो सेक्शन 11 मैंडेट्स दैट नो सिस्टम प्रोवाइडर कैन मेक एनी चेंजेस इन द पेमेंट सिस्टम। आप पेमेंट सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेनी होगी। अच्छा, आरबीआई भी ये चेंजेस को परमिट कर सकती है विदाउट नोटिस इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, अगर वो उन्हें लगता है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी या इन द पब्लिक इंटरेस्ट। बट अगर आरबीआई हैज ऑब्जेक्शंस टू द प्रपोज चेंजेस, मतलब सर्विस प्रोवाइडर ने जो चेंजेस प्रपोज की है उसमें आरबीआई को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कम्युनिकेट करेंगे उन्हें 2 हफ्ते के अंदर, और प्रोवाइडर को भी रिस्पॉन्ड करना है विद इन 2 वीक्स। एंड चेंजेस कैन ओनली बी इंप्लीमेंटेड, चेंजेस इंप्लीमेंटेड होंगे जब चेंजेस तभी इंप्लीमेंट होंगे जब आरबीआई का अप्रूवल आ गया। ओके, फिर रेगुलेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 10A प्रोहिबिट्स करता है कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर्स को कि वो कोई भी चार्जेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपोज नहीं कर सकते मेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट। आज समझ लो जैसे कि हम लोग अगर यूपीआई के थ्रू कुछ पेमेंट वगैरह करते हैं उसमें कुछ अगर चार्जेस लगाए जाएं तो वो ऐसे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी चार्जेस आप इंपोज नहीं कर सकते। ओके, तो ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 10A प्रोवाइड्स करता है बैंक्स या सिस्टम प्रोवाइडर्स फ्रॉम इंपोजिंग एनी चार्जेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ट्रांजैक्शंस मेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो सिस्टम प्रोवाइडर्स के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हैं और इंस्पेक्शंस भी कंडक्ट किया जा सकता है। आरबीआई रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स या अदर इंफॉर्मेशन उन सिस्टम प्रोवाइडर से जब चाहे मंगवा सकती हैं। अगर इट अच्छा, फर्दर आरबीआई के पास ये भी राइट होती है कि वो एक्सेस करे कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेमेंट सिस्टम्स एंड सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड पार्टिसिपेंट्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। पहला तो क्या बोल रहा है, आरबीआई के पास आरबीआई के पास ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन, ये पेमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके और उन सिस्टम प्रोवाइडर्स को वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। फिर आरबीआई ऑफिसर्स प्रीमाइसेस में भी एंटर कर सकते हैं जहां पे पेमेंट सिस्टम्स आर ऑपरेटेड, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड दे कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज और अदर इंडिविजुअल्स। प्लेन रीडिंग कर रहा हूं तो भी समझ में आ रहा है, ये कंटेंट इतना ज्यादा आसान है। फिर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, सेक्शन 16 एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो ऑडिट और इंस्पेक्शन कर सके। फिर इश्यूएंस ऑफ डायरेक्शन, सेक्शन 17 से लेकर 19 तक ये आरबीआई के पावर के बारे में बता रही है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। आरबीआई कैन इशू डायरेक्शंस टू द पेमेंट सिस्टम्स और पार्टिसिपेंट्स अगर उन्हें ऐसा लगता है, इफ इट बिलीव कि उनके एक्शन से कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक रिस्क या मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी इफेक्ट होगी या इंपैक्ट होंगी। डायरेक्शंस में इंक्लूड कि आप अपने कुछ एक्टिविटीज को बंद कर दीजिए या फिर कुछ एक्टिविटीज में आप रेमेडियल एक्शंस लो। आरबीआई कैन ऑल्सो इशू जनरल डायरेक्शन, देखो ये तो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गए, वो कुछ जनरल डायरेक्शन भी दे सकते हैं टू रेगुलेट पेमेंट सिस्टम एंड इंश्योर कंप्लायंस। फिर कंप्लायंस विद डायरेक्शंस, ये जो डायरेक्शंस ऊपर आरबीआई ने दिए हैं आपको उसका पालन करना होगा, अगर नहीं करेंगे तब फिर दिक्कतें हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट्स का कंटेंट। अब हम लोग कुछ सवाल करें। तो अंडर द पीएसएस एक्ट 2007 कौन सी कमिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक्सरसाइज करती है अपने पावर्स एंड परफॉर्म इट्स फंक्शंस रिलेटिंग टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स? तो ये है बीपीएसएस, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। तो सी है मेरा सही जवाब। फिर अंडर द अपील प्रोसेस कितने दिन के अंदर आप कैन अ सर्विस प्रोवाइडर अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन की 60 दिन? सर सही जवाब है बी, 30 डेज। Now, what is the minimum percentage of equity that must be held by a public sector bank in order to establish a clearing house? 51%. So C is the right answer. Okay. अब कंक्लूड करने से पहले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं।
कि एड्यूटैब के वेबसाइट में जाकर आप अगर कोर्सेज सेक्शन में बढ़ते हो तो ये CAIAB कोर्सेज में क्लिक करने से एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है एंड दीज टेस्ट सीरीज कंप्राइजेस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्दर वी हैव आल्सो लॉन्च्ड आवर मास्टर कोर्स। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, चाहे मास्टर कोर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज की बात कर लो, सब कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट देने से आप कंटेंट कितना भी पढ़ लीजिए, आप जब टेस्ट देते हो, आप एग्जाम देते हो, तो एक एग्जाम फॉर्म का एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है, आपको समझ में आते हैं किस तरीके से सवाल आने वाले हैं और किस तरीके से मैं अप्रोच करूंगा। सर हमें प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है, बाकी सारी बातें तो ठीक है। तो आपका जो डिमांड है वो हम लोग पक्का फुलफिल करते हैं। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेल ऑफर को एक्सटेंड किया गया और वो आज एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, आज वो खत्म हो जाएगा। वो कोड आपको 80% का डिस्काउंट मिलने वाला है और वो 80% के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए यू नीड टू पुट अ कोड नोन एज फ्रीडम 80। तो फ्रीडम 80 डालिए और डिस्काउंट पाइए। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप लोगों के कमेंट्स, लाइक, शेयर का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट। हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान रखो, एग्जाम आपका निकलना ही निकलना है एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। तो टाटा बाय बाय।